आज इस वीडियो के अंदर हम किसी भी शेयर का कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो समझेंगे। समझने के लिए फंडामेंटल को हटा देते हैं। हम करेंगे सिर्फ एनालिसिस। एनालिसिस है क्या? किसी न किसी तरह के एनालिसिस हम सब अपने डेली लाइफ में करते हैं। मान लो 10,000 का मोबाइल खरीदना है जा रहा हो, तो उसी प्राइस के अंदर कौन सा मोबाइल में अच्छा कैमरा, फास्ट चार्जिंग है, ये सब हम लोग देखते हैं। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? कोई भी शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, ये जानने में हमको फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है। एक शेयर का एक शेयर दूसरे शेयर से बेस्ट है क्या? कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और क्यों? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे बैलेंस शीट चेक करना, फाइनेंशियल चेक करना, इम्पोर्टेंट रेशो, मैनेजमेंट। अगर इन्हीं चीज़ों का एनालिसिस करने लग जाओ तो इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। शेयर को खरीदने जाओ, शेयर के नीचे ये जो पी रेशो देखता है, इसी को एनालिसिस करने लग जाओ, इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ऐसा नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। आपको बस इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में यहाँ पर पी रेशो दिया हुआ है, हमें बस जानना पी रेशो है क्या। फंडामेंटल एनालिसिस में हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अब प्रॉफिट कैसे कमाएं? सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शेयर सस्ते में है या महंगा में? इसीलिए काम आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? पैसा का जितना सामान है उतना वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, यही देखना होता है। मान लो दो शेयर है, दोनों का वैल्यू 100 रुपया है। अब एक शेयर जो मिल रहा है आपको 100 रुपये के अंदर और दूसरा शेयर 150 रुपये का, क्योंकि मार्केट उसको। ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा शेयर खरीदने जाओगे? एक जो 100 रुपये के अंदर अंडर वैल्यूड शेयर है, और अब जो दूसरे 150 के ओवर वैल्यूड। इंट्रिंसिक वैल्यू ये जानने में हेल्प करता है शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। फंडामेंटल एनालिसिस में दूसरा चीज़ है मार्केट कैप। सरल भाषा में ये जो पूरा कंपनी को खरीदना है तो इसके लिए आपको कितना रुपये देने पड़ेगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, इसका मार्केट कैप अभी 19,32,707 करोड़ रुपये चल रहा है। आप अगर इस पूरी कंपनी को खरीदने जाओगे तो पूरे कंपनी का शेयर को खरीदने जाओगे तो आपको इतना रुपये पे करना पड़ेगा। मार्केट कैप आपको जानने में ये हेल्प करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। मार्केट कैप जितनी बड़ी होगा रिस्क उतना लो, मार्केट कैप जितना छोटा होगा रिस्क उतना बड़ा होगा, क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क लो होता है और स्मॉल कैप में रिस्क हाई होता है। मार्केट कैप के बाद आते हैं पी रेशो। अभी रिलायंस का पी रेशो चल रहा है 26 के आसपास। लेकिन पी रेशो को समझने से पहले हम लोग अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस को समझते हैं। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर है क्या? यानी कि कंपनी को हर एक शेयर में कितना मुनाफा हो रहा है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का अर्निंग पर शेयर चल रहा है 60 रुपये, यानी कि कंपनी को हर शेयर के बदले में 60 रुपीज़ करके कमाई हो रहा है। आप अगर अपने अर्निंग पर शेयर को रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्राइस चल रहा है शेयर का अभी 1428 रुपये, इसको डिवाइडेड कर दोगे तो आपको पी रेशो निकल जाएगा। पी रेशो जितना कम उतना बेहतर माना जाता है। 1, 2, 3 रुपये वाले पी रेशो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पी रेशो इसका आता है जैसे कंपनी में कितना रुपए लगाओगे तो उसके बदले में आपको 1 रुपये कमाने को मिल जाएगा। यानी कि पी देखने में पता चलता है कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। अब पी रेशो 20 के नीचे बहुत बेहतरीन माना जाता है। हालांकि किसी किसी सेक्टर का पी हाई होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा स्टॉक बेकार है। हालांकि ज़्यादा पी वाला कंपनी भी ज़्यादा मुनाफा देता है। अब पीवी रेशो समझने से पहले हम पहले समझते हैं वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू उससे रिलेटेड है। मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्री आज ही बंद हो जाता है तो इसके बदले आपको हर एक शेयर के बदले में 623 रुपये करके मिलेगा। तो फिर पीवी रेशो है क्या? तो पीवी रेशो है
रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस चल रहा है डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू, आपका पीवी रेशो निकल जाए। पीवी रेशो से ये पता चलता है कि आज ही अगर इस शेयर बंद हो जाता है तो आपको इस पीवी रेशो के बदले में 1 रुपया मिलेगा। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री के अभी 2.29 रुपीज़ चल रहा है पीवी रेशो। तो यानी हर 2.2 रुपीज़ के अगेंस्ट में आपको 1 रुपये करके मिलेगा। उसके बाद आता है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी क्या है? डेब्ट वो होता है जो कंपनी को उधार देता है ब्याज के बदले में, और इक्विटी वो होता है जो ओनर के उसके बदले पैसा देता है। डेब्ट टू इक्विटी बैलेंस होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये रिलायंस का डेब्ट टू इक्विटी चल रहा है 0.44 पैसा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का भी डेब्ट टू इक्विटी चल रहा है 0.44 पैसा। एक रुपये के अगेंस्ट में 44 पैसा करके 44 पैसा करके उधार चुकाना पड़ेगा। डेब्ट टू इक्विटी जितना कम हो उतना बेहतर है। लेकिन कई बार डेब्ट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा हो तो बढ़िया होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कंपनी में दम है, तभी कंपनी ने ज़्यादा डेब्ट ले रखी है। डिविडेंड यील्ड यानी कि डिविडेंड यील्ड ये होता है कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज अपना शेयर होल्डर में दिया है। रिलायंस का डिविडेंड यील्ड अभी चल रहा है 0.39%। डिविडेंड हिल जितना बढ़िया डिविडेंड हिल जितना बड़ा आता है उतना ही बेकार। कई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देता है तो कई कंपनी कम भी देता है। कंपनी अगर ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर कम दे रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी उस प्रॉफिट के पैसे ग्रोथ पे कंपनी के ग्रोथ पे लगा रहे हैं। उसके बाद आता है आर ओ ई। आर ओ ई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी आर ओ ई चल रहा है 8.26%। यानी हर 100 रुपये लगाकर 8 रुपये 26 पैसे करके रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी कमाई हो रही है। आर ओ ई जितना बढ़िया है उतना बेहतर। हालांकि 15% के ऊपर आर ओ ई बहुत अच्छी मानी जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।